Hello students, welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेस। आज हम टैक्स से संबंधित बातों के बारे में जानेंगे और हमारी चर्चा का विषय टैक्स के आसपास ही रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स। हम टैक्स के बारे में जानेंगे कि टैक्स दो प्रकार से लगाया जाता है, या हम टैक्स को डिवाइड करें तो टू टाइप्स ऑफ टैक्स, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट होता है फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स। और सेकंड होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर हम टैक्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम आज या इस क्लास में इन्हीं के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है टैक्स स्ट्रक्चर। हम टैक्स में दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट है जीएसटी और सेकंड है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये डायरेक्ट टैक्स होता है। अब मैं आपको सीधे टॉपिक पे लेके जाना चाहता हूँ। चलिए हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर में हम पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर का इतिहास, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, हिस्ट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। फिर आता है जीएसटी टैक्स स्लैब, टाइप्स ऑफ जीएसटी, आदान कर सामंजस्य, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट या क्रेडिट, जीएसटी काउंसिल, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। फिर है जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के संबंध में कुछ चुनौतियां, सम चैलेंजेस रिगार्डिंग जीएसटी। फिर आता है सुझाव, सजेशन, फिर निष्कर्ष, कंक्लूजन, जीएसटी संग्रहण, जीएसटी कलेक्शन, ई-वे बिल, एचएसएन,
हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड। फिर आएगा विश्व सीमा शुल्क संगठन और अन्य अदर बेसिक अदर इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट मूल सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, मोटर वाहन कर, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे ले जाना चाहता हूँ, कर के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिएगा, ये बात है 1947 से पहले की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी तो उस समय भी टैक्स लगता था। टैक्स के रूप में लगान हो गई फसल पर, और अन्य प्रकार के भांति भांति प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। अब टैक्स क्यों लगाए जाते थे? टैक्स इसलिए लगाए जाते थे ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय की गवर्नमेंट थी, वह अपना शासन बरकरार रखे और अपने कार्य को कर सके। टैक्स इसीलिए लगाया जाता था। एक कारण ये भी था टैक्स लगाने का। लेकिन जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त होने के बाद एक सरकारी निकाय स्थापित हुआ, सरकारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था स्थापित हुई, सभी काम सुव्यवस्थित होने लगे और जो कर की प्रथा पहले से ही चली आ रही थी, यह कर की प्रथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही नहीं चलाई, बल्कि राजा और महाराजा अपने शासन के दौरान भी कर वसूला करते थे। लगान हो गई, सीमा शुल्क हो गए, वजन शुल्क हो गया और अन्य भांति भांति प्रकार के कर लगाया करते थे और अपने सरकारी खजाने में एकत्रित करते थे, ताकि कभी भी कोई आपत्ति या विपत्ति है तो वह उस सरकारी खजाने से निकाल सके और लोगों के कल्याण के लिए उस राशि को लगा सके। अब 1947 के बाद जैसे एक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना हुई, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन किया जाने लगा, एक शासन व्यवस्था हुई, एक न्याय व्यवस्था हुई। इसी के दौरान 1992 एंड 93 में केलकर समिति के द्वारा या की सिफारिशों पर की सिफारिशों पर डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स में सुधार हुए। 1992 में स्कैम भी हुआ था। हर्षद मेहता के द्वारा स्कैम भी हुआ, जिसके पश्चात आयकर में सुधार किए गए केलकर समिति की सिफारिशों पर। क्या आयकर में सुधार हुए? आयकर के साथ साथ अन्य प्रकार के कर भी लगाए जाते थे पहले, जिनको समायोजित कर
सभी प्रकार के मतलब भांति भांति प्रकार के करों को समायोजित कर एक ही कर लगाने का सुझाव दिया और वो था जीएसटी। वो था जीएसटी। जीएसटी की अवधारणा का विकास सबसे पहले 1999 में हुआ और उस समय हुआ जब जब आरबीआई के 3 भूतपूर्व गवर्नर आईजी पटेल, आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराजन सहित कि जीएसटी की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम 1999 में हुआ और उस समय हुआ जब आरबीआई के 3 भूतपूर्व गवर्नर आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराजन सहित पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री असीम पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता द्वारा जीएसटी का मॉडल तैयार किया। अब देखिए जीएसटी का मॉडल क्या था। जब भांति भांति प्रकार के कर लगाए जाते थे तो उस समय अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी, जैसे कि समय लगना, सामान में समय लगना, कर को एकत्रित करने में समय लगना, अधिक कार्यवाही, कागजी कार्यवाही, ऐसी भी समस्याएं उत्पन्न होती थी और कई बार अपर्याप्त साधन और अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से कर नहीं लगाया जा सकता था। जीएसटी कर कास्केडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया। अब कर कास्केडिंग प्रभाव क्या होता है? कर पे कर लगना ही जीएसटी कास्केडिंग प्रभाव कहलाता है। अब कर पे कर लगने को कर पे कर लगने के सिस्टम को बंद करने के लिए या कर कास्केडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1999 में आरबीआई के भूतपूर्व 3 गवर्नरों और पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी का मॉडल तैयार किया गया। अब ये मॉडल तैयार किया गया तो इस मॉडल के आधार पर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जीएसटी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जीएसटी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया लेकिन यह उस समय पारित नहीं हो सका। इसके बाद 2004 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी को लागू करने की सिफारिश की। अब केलकर टास्क फोर्स क्या थी? केलकर टास्क फोर्स का उद्देश्य जटिल और खंडित कर ढांचे को एक एकीकृत प्रणाली में बदलना था जो अनुपालन को सरल बनाएगा। एकीकृत जो अनुपालन को सरल बनाएगा, कर कास्केडिंग को समाप्त करेगा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। 2004 में 2002 में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया लेकिन यह समय पारित ना हो सका और 2004 में केलकर टास्क फोर्स समिति द्वारा भी जीएसटी को लागू
करने की सिफारिश की, लेकिन आगे चलकर वर्ष 2007 और 8 में वर्ष 2007 और 8 में वर्ष 2007 और 8 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए सेंट्रल बजट केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करने की घोषणा की। लागू करने की घोषणा की। इसके बाद 2014 में संसद में 122वें संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जीएसटी को प्रस्तुत किया गया और अंततः वर्ष 2016 में यह विधेयक 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। ये 122 संविधान संशोधन विधेयक था और ये 101वें संशोधन के माध्यम से अधिनियम पारित कर दिया गया। अब बात आती है कि जीएसटी को लागू करने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि जीएसटी को लागू करना है, इसमें सुधार करने का जो टॉपिक था वो संघात्मकता के अंतर्गत आता था। जीएसटी को लागू करने के लिए राज्यों की 50% बहुमत और राज्यसभा एंड लोकसभा में 2/3 बहुमत होने पर ही यह प्रस्ताव पारित हो सकता था। लेकिन 2014 से पूर्व गठबंधन की सरकारें और अस्थिर सरकारों के कारण जीएसटी जैसी एक अच्छी कर प्रणाली को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन जब 2014 में मोदी द्वारा चुनावों में विजय प्राप्त की गई, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया, तो सभी राज्य और सभी सदस्य एक मंच पर आकर अपना बहुमत देकर इस संशोधन को किया और अधिनियम के रूप में पारित किया। आता है वस्तु एवं सेवा कर। इतिहास, वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली क्या होती है? वह कर जिसका कराघात और करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है और यह वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित होता है। That tax was indicates and implement is on different person. Charge on goods and services. अब आता है कि वैश्विक स्तर पर जीएसटी को सर्वप्रथम 1940
1954 में फ्रांस में लागू किया गया। इस सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया। 1925 में 1954 में लागू किया गया। अब आप देख लीजिए कितने समय बाद भारत में लागू हुआ। तो इस हिसाब से भारत स्वतः ही इन विकसित देशों से पीछे हो गया। वर्तमान में विश्व के लगभग 165 देशों में जीएसटी जैसी कर प्रणाली विद्यमान है। वर्ष 2007-8 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करने की घोषणा की। इसके बाद वर्ष 2014 में संसद में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जीएसटी बिल को प्रस्तुत किया गया और अंततः वर्ष 2016 में यह विधेयक एक अधिनियम 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिनियम के रूप में पारित हो गया। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। और पारित कब हुआ? अप्रैल 16 में। उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। समवर्ती सूची का विषय है ये, सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर कर लगाने के लिए केंद्र राज्यों को शक्ति की वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर कर लगाने के लिए केंद्र और राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। केंद्र और राज्य स्वतः संज्ञान लेते हुए वस्तु और सेवाओं पर कर की दरों को निर्धारित कर सकते थे। यह शक्ति केंद्र राज्यों को दी गई। अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभा दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति की। अनुच्छेद 246 ए के अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभा दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति भी प्रदान की गई। वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में कानून बनाने की विशेष शक्ति केंद्र को। कि क्या? वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में, मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार से मतलब कि दो राज्यों के बीच में व्यापार की स्थिति में कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई है। अनुच्छेद 269 ए के अंडर अंतर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं पर कर केंद्र सरकार लगाएगी और वसूल करेगी, किंतु वसूल की गई धनराशि को केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाएगा, जिसे आईजीएसटी कहा जाता है। कि आर्टिकल 269 ए के अंडर क्या कहा गया? कि कहा गया अंतर्राज्यीय व्यापार में, अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब इंट्रा स्टेट ट्रेड में, इंटर स्टेट ट्रेड में मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार में एक राज्य के भीतर हुए व्यापार में वस्तु और सेवाओं पर कर केंद्र सरकार लगाएगी और वसूल भी करेगी, लेकिन वह वसूल की गई धनराशि को बाद में केंद्र और राज्यों में निर्धारित अनुपात में बांट दिया जाएगा। जो अनुपात निर्धारित किया गया है उस अनुपात में बांट दिया जाएगा। ऐसे धन का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, इसका निर्धारण जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाएगा। कि अब ये केंद्र और राज्य में प्राप्त धनराशि को बांट तो देंगे, लेकिन दर निर्धारित कौन करेगा या दर निर्धारित कैसे की जाएगी? अब दर निर्धारित करने के लिए जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। अब जीएसटी काउंसिल में सभी वित्त मंत्री और राज्यों के मंत्री का बहुमत
दो तिहाई 3/4 बहुमत होगा तभी निश्चित दर या निर्णय पर बहुमत हो गया निर्णय लागू होगा। कि अगर देश के वित्त मंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ही अनुमति दे दी जाती है या बहुमत प्रदान कर दिया जाता है तो वह एक तिहाई माना जाएगा। शेष दो तिहाई बहुमत राज्यों के मंत्रियों द्वारा प्रदान किया जाएगा और दोनों का योग 3/4 होगा और 3/4 बहुमत से ही किसी भी निर्णय को अनुमति मिलेगी या किसी कोई भी निर्णय आगे जाएगा, निर्णय माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति है। कि जीएसटी कब लगेगा? जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होगी, मतलब वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होगा। निर्माण, बिक्री आदि महत्वपूर्ण नहीं है। कि बस इसमें जीएसटी के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होनी चाहिए, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होनी चाहिए। इसमें निर्माण, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं जीएसटी उपभोग आधारित कर है, इसलिए जहां वस्तु या सेवाओं का उपभोग किया जाता है उस राज्य को करों का भुगतान किया जाता है, न कि उस राज्य में जिसमें उनका उत्पादन किया गया है। अनुच्छेद 271 के अनुसार संसद को सरचार्ज लगाने की शक्ति है जो कि जीएसटी के अलावा होगा। अब देखिए जीएसटी उपभोग आधारित कर है, कि जीएसटी उपभोग आधारित कर है। अब जब भी किसी वस्तु एवं सेवा का उपभोग होगा तो वहां जीएसटी लगेगा। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम जैसे मोबाइल फ़ोन परचेज करते हो या क्रय करते हो तो उस पर आपको 5% जीएसटी अलग से देना पड़ता है, जो 2.5% सी जीएसटी होता है, 2.5% एस जीएसटी होता है। टोटल मिला के 5% जीएसटी आपको देना पड़ता है। और ये जीएसटी वहीं लगेगा जहां वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग किया गया है। जहां उत्पादन किया गया है वहां ये नहीं लगेगा, जहां उपभोग किया जाएगा वहीं जीएसटी लगेगा। अब अनुच्छेद आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग संसद सरचार्ज कैसे लगाएगी? अब संसद सरचार्ज कैसे लगाएगी? जैसे कि एक व्यक्ति टीवी लेने गया, उसे पसंद आया, 3.5 लाख का टीवी पसंद आया। गवर्नमेंट ने कहा ये तो व्यक्ति बहुत अमीर है, इस पर जीएसटी एक्स्ट्रा लगाया जाए, मतलब जीएसटी के ऊपर सरचार्ज एक्स्ट्रा लगाया जाए। तो गवर्नमेंट ऐसे सरचार्ज लगा सकती है आर्टिकल 271 के अकॉर्डिंग। एक लग्जरीज आइटम पर 28% जीएसटी प्लस 7% सरचार्ज लगाया, तो इसे ही सरचार्ज कहेंगे। राज्यों का इस सरचार्ज का वितरण नहीं किया जाएगा एवं सरचार्ज के माध्यम से वसूली गई पूरी धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होगी। कि जो भी सरचार्ज वसूल किया जाएगा वह राज्यों को वितरित नहीं किया जाएगा और वह जो राशि प्राप्त हुई है वह भारत की संचित निधि का भाग होगी। अब आती है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब रेट से पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ टैक्स स्लैब। जीएसटी रेट कितनी होती है, जीएसटी स्लैब रेट कितनी होती है? इसमें 5 रेट स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब 0% में 180 आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, 5% में 308 आइटम्स को, 12% में 178 आइटम को, 80% में 57
17 को, और 28% में 28 आइटम्स को ऐड किया जाता है। अब ये आइटम्स कौन कौन से होते हैं? मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 0% में आएंगे, और ब्रांडेड ब्रांडेड सेल्स, एडिबल ऑयल, इंसुलिन, फुटवेयर अप टू 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये तक। 12% में बटर एंड अदर फास्ट पास्ता, डायबिटिक फूड, मोबाइल फोन्स, बाइसिकल्स एक्सेट्रा। 18% में विनेगर, मार्बल्स, पेंट्स, प्लाईवुड। 28% में सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, एसी, टबैको, ड्रिंक्स एक्सेट्रा। आपको ये सभी आइटम्स के नाम याद रखने जरूरी नहीं है, आपको मोस्टली देखना है कि कौन कौन से आइटम इनमें आ सकते हैं इन आइटम्स के आइडिया के बेसिस पर। अगर आप इतने आइटम्स याद करने बैठोगे तो फिर आपके पूरा जीवन जीएसटी इन आइटम में ही याद करने में पूर्ण हो जाएगा। हमें आइटम थोड़ी याद करने हैं, हमें तो एग्जाम को करेक्ट करना है, अपना गोल अचीव करना है। अब ये जो 5 रेट्स है, क्या यही जीएसटी की रेट्स है? वैसे तो जीएसटी की रेट 7 रेट्स होती है, ये आपको 5 शो करेगी। देखिए, जब आप गोल्ड लेने जाते हैं तो गोल्ड पर 3% 3% डिजाइनिंग पर, जो गोल्ड की डिजाइनिंग होती है उस पर 3%, डिजाइनिंग पर 3% जीएसटी लगता है। यह भी एक विवाद का कारण है, इसीलिए इसे समस्या के समाधान के लिए जीएसटी 2.0 लाने का विचार किया गया। जो भी जीएसटी में कमियां हैं सुधार किए जाएंगे, वह जीएसटी 2.0 में सारी कमियों को सही करके जीएसटी 2.0 लाया जाएगा। जैसे देखिए, इसमें नील है का एग्जाम्पल, फुल क्लियरिक गेंस, इस पे 0.25% है, 5% शुगर स्पेसिफिक एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, 12% है कंप्यूटर मॉनिटर, और 18% है सॉफ्टवेयर ऑयल एक्सेट्रा, 28% है एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा आदि पर है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के प्रकार पर, कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जीएसटी 3 प्रकार की होती है: एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और एसजीएसटी डेट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट की जाती है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आईजीएसटी आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट की जाती है, और फिर बाद में यह राज्यों में निश्चित अनुपात में बांट दी जाती है, वितरित कर दी जाती है। टाइप्स ऑफ जीएसटी में है क्या, ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। कलेक्ट कौन कौन, इसको स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और वह निर्धारित अनुपात में इन दोनों में द्वारा बांट देगी। मतलब सीजीएसटी तो खुद के पास रह जाएगा और एसजीएसटी राज्यों में बांट देगी। अब देखिए, आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक कर प्रणाली है। कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक कर प्रणाली है। कैसे? कि एक व्यक्ति यूपी का एक व्यक्ति दिल्ली में गया सामान लेने के लिए, उसने परचेज किया, परचेज करके उसने दुकानदार से कहा कि आप ये
जो वस्तु है या जो उत्पाद है उसे आप मेरे निर्धारित निर्धारित स्थान, जैसे कि मेरा यूपी बताया मैंने आपको, यूपी में यहाँ डिलीवर कर दीजिए। जैसे ही उसने भुगतान किया तो वहाँ सबसे पहले मोदी जी आए। मोदी जी ने बोला मेरा जीएसटी। फिर योगी जी आए। योगी जी ने बोला भाई सब उत्पाद तो आपसे खरीदा है लेकिन व्यक्ति तो मेरा है, मेरी जीएसटी। फिर दिल्ली के केजरीवाल जी आए। उन्होंने बोला कि उत्पाद खरीदा हो लेकिन ये पूरा घटनाक्रम तो मेरे राज्य में हुआ है ना, तो मेरा जीएसटी। दुकानदार ने कहा कि जिसको जिसका जीएसटी चाहिए वो ले लीजिए, मेरी दुकान का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहा। तो अब देखिए कि यहाँ एस जीएसटी कलेक्ट होगा या सी जीएसटी कलेक्ट होगा या आई जीएसटी कलेक्ट होगा। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो दो राज्यों के बीच हुआ है, मतलब इंटर स्टेट हुआ है, दो राज्यों के बीच हुआ है। अब इस जीएसटी को कलेक्ट तो करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, लेकिन जो राज्य के हैं वो बोलेंगे, राज्य बोलेंगे भाई हमारी जीएसटी, हमारा हिस्सा कहाँ गया? तो इस जीएसटी की राशि को केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा और निर्धारित अनुपात में या निर्धारित जो भी प्रतिशत है राशि है, निर्धारित जो भी है इनकी संख्या, निर्धारित प्रतिशत में या निर्धारित अनुपात में राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा और ये अनुपात का निर्धारण जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाएगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जीएसटी हुई इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में एस जीएसटी है, यूटी जीएसटी, सी जीएसटी, इंटर स्टेट में आई जीएसटी को शामिल किया गया। अब आता है व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है? कि आदान कर समझ व्यक्ति द्वारा पहले से ही भुगतान किया जा चुका कर और जो उसके द्वारा देय कर से कटौती के रूप में उपलब्ध है। अब देखिए कि जैसे कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे जो मेरी आय प्राप्त होगी वो इंक्लूड जीएसटी प्राप्त होगी कि उस संस्था ने मुझे इंक्लूड जीएसटी सहित मेरी इनकम दे दी, तो जीएसटी तो मुझे पे करना पड़ेगा। मैंने जीएसटी पे कर दिया, मैंने जीएसटी पे कर दिया। फिर जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ उस सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने लैपटॉप लिया, मोबाइल फ़ोन लिया, स्मार्ट बोर्ड लिया या कुछ भी जो मेरी सर्विस से रिलेटेड है, वह वस्तुएं मैंने ली और उन पर मैंने जीएसटी पेड की, मैंने जीएसटी पेड की। जो मैं जीएसटी सर्विस देने पर दूंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यही है कि आपको जीएसटी की छूट मिल जाएगी। जीएसटी की छूट कैसे मिलेगी? जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मुझे इनकम प्राप्त हुई जीएसटी इंक्लूड से ही, इंक्लूड करके जीएसटी प्राप्त इनकम प्राप्त हुई। अब उस इनकम में से मैं जो व्यवसाय से संबंधित, मेरा व्यवसाय जैसे आपको सर्विस देना है, मेरे सर्विस से संबंधित जो भी मैंने वस्तुएं ली, प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें जो मैंने जीएसटी पेड की है, उस जीएसटी के अमाउंट को कम करके बाकी के जीएसटी मैं पेड करूंगा सरकार को। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जीएसटी में छूट कहते हैं। टू पे IGST, take input tax credit from IGST, CGST and SGST paid on purchase. कहते हैं टू पे CGST,
टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम CGST, IGST और पेड ऑन परचेज। कहता है टू पेड SGST, टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम SGST, IGST, पेड ऑन परचेज। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, आर्टिकल 279A फर्स्ट के अंतर्गत आती है ये। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल जीएसटी से संबंधित निर्णय लेने के लिए एक मंच का निर्माण किया गया, जिसमें 3/4 बहुमत होने पर ही किसी निर्णय को अनुमति दी जाएगी या किसी प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। अब 3/4 में से 1/3 निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रियों द्वारा और 2/3 बहुमत राज्य के मंत्रियों द्वारा दिया जाएगा। इस बहुमत के होने पर ही जीएसटी काउंसिल से कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा, निर्णय को सहमति प्रदान की जाएगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य केंद्रीय वित्त अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य, सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री। जीएसटी काउंसिल एक संघीय निकाय के रूप में, जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व, केंद्र का मत 1/3% और राज्यों का मत 2/3% दिया गया। परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वालों के 75% भारित बहुमत, 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाएगा। कि परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वालों के 75 भारित बहुमत या 3/4 बहुमत के होने के बाद ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काउंसिल की सिफारिशें सिर्फ एडवाइजरी होगी। काउंसिल की सिफारिशें खाली एडवाइजरी, एक सुझाव के रूप में ली जाएगी, ये बाध्य नहीं होगी। वर्तमान 2022 पहले 5 वर्ष के आधार पर वर्ष 2015-16 तक जीएसटी संग्रहण में 14% से कम वृद्धि वाले राज्यों के लिए मुआवजे की गारंटी। अब देखिए, जिस देश में जीएसटी कलेक्शन 14% से कम होगा, उस देश के राज्य द्वारा सरकार को कंपनसेशन क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। जैसे कि क्षतिपूर्ति, भाई कंपनसेशन था, भाई 14% होने में 100 करोड़ कमी, तो 100 करोड़ राज्यों से लिए जाएंगे। राज्यों के पास 98 करोड़ ही हुए, तो वह 98 करोड़ ही लिए जाएंगे, ना कि 100 करोड़। जितना होगा उतना ही उनसे क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जाएगा। उस क्षतिपूर्ति के रूप में कैसे? कि आज की दर पर नहीं, आधा वर्ष 2015-16 के आधार पर 14% से कम जीएसटी संग्रहण होने पर या कर वसूले जाने पर जीएसटी कंपनसेशन राज्य द्वारा दिया जाएगा। फिर है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। कई बार क्या होता है कि जीएसटी द्वारा या जीएसटी अफसरों या जीएसटी के जो भी कार्यरत अधिकारी है, उनके द्वारा जीएसटी संग्रहण की जाती थी, लेकिन जीएसटी संग्रहण में पारदर्शिता लाने के लिए और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारी ना हो सके या किसी भी प्रकार का घपला या स्कैम ना हो सके, उसके लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण की स्थापना की गई। वर्तमान में यह प्राधिकरण को निष्क्रिय कर दिया गया और इस प्राधिकरण को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। वर्तमान में यह समाप्त है। प्राधिकरण का कार्यभार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया। अब जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव क्या है? कि जीएसटी के लागू करने से
क्या क्या सकारात्मक प्रभाव आए हैं जिससे कर प्रणाली में आसानी या कर देने में आसानी हुई है। भारत में कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करना, कि कर पे कर लगने को, जो कर पे कर लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। कई बार क्या होता है कि पहले क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर सीमा शुल्क अलग अलग लगाया जाता था, जिसके कारण जो सामान लाने वाला है उसमें सामान को लाने में देरी और अस्पष्टता के कारण इसमें भ्रष्टाचार का खतरा था, उसको समाप्त कर दिया गया। राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर कम प्रतिबंध हुए, पारदर्शिता में वृद्धि हुई, करों की पारदर्शिता में वृद्धि हुई, व्यापार करने की कम लागत, उत्पादन में वृद्धि हुई, परिवहन में कम समय हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान आने जाने में समय कम लगने लगा। अंतर्राज्य और अंतरा राज्य चौकी की संख्या में कमी से समय और धन की बचत। भाई पहले सीमा शुल्क पर गणित बहुत सी चौकियां थी, उन चौकियों की समाप्ति हुई, समय और धन की बचत हुई, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्वाभाविक तौर से कमी हुई, उपभोक्ता देश में कहीं भी एक ही कीमत पर उत्पादन का लाभ उठा सकता है, कि उपभोक्ता कहीं भी किसी भी जगह एक देश में कहीं भी किसी भी जगह उस वस्तु को एक ही कीमत पर खरीद सकता है, उसको खरीदने पर किसी वस्तु की कीमत में अंतर नहीं आएगा, एमआरपी से ज़्यादा वस्तु वसूल नहीं की जाएगी। फिर आता है जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव, कि जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव क्या-क्या है? सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होंगे। ये जीएसटी एक जटिल प्रक्रिया है। जीएसटी हाल ही में लागू की गई तो जो अनपढ़ है, जिन्हें अपर्याप्त ज्ञान है, उनके लिए एक जटिल प्रक्रिया के रूप में उभरा है। छोटे व्यापारियों को डिजिटल माध्यमों की व्यवस्था करने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंट पर निर्भर होना या निर्भरता होना, ऑनलाइन प्रक्रिया में भ्रम और अनुपालन के मुद्दे सामने आना, व्यवसायियों को नई कर व्यवस्था में समायोजित होने में कठिनाई होना, जिन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स नहीं लगता था अथवा बहुत कम टैक्स लगता था, जीएसटी के प्रभाव में ही, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, इन पर भी जीएसटी को लागू किया गया। कीमतों में वृद्धि का माध्यम कीमतों में वृद्धि का माध्यम वर्ग और निम्न वर्ग मध्यम वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भाई जीएसटी लगने से, कर लगा तो कर लगने से कीमतों में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि होने से जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते, मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव जो कोविड-19 महामारी में और अधिक मुखरित हुआ। कोविड-19 की महामारी में जीएसटी संग्रहण कहाँ हुआ, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था। उसी को लेकर, उसी क्षतिपूर्ति को लेकर अभी भी राज्यों के मध्य विवाद बना हुआ है। ये भी एक नकारात्मक बिंदु के रूप में उभरा है। अब आते हैं सुझाव। भाई सुझाव कौन कौन से हैं जिनसे जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त किया जा सके और सकारात्मक प्रभाव को अधिक सक्रियता के साथ उभारा जा सके। फिर आता है सुझाव में कोरोना महामारी और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को कुछ समय के लिए व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। भाई इसे व्यवहारिक बनाया जाए, भाई जो सक्षम है वो दे सके, ये आवश्यकता है। ये सुझाव दिया गया। कर आधार को व्यापक बनाना, कि कर लेने के आधार को व्यापक बनाना ताकि वो सभी तक पहुंच सके, सभी को इसकी समझ हो सके। कर की दरों को सरल बनाना, कर की दरों में कमी करना और भी सरल बनाना। एक नई सुधारात्मक जीएसटी या जीएसटी में सुधार करके जीएसटी 2.0 को लाना, जिसमें जीएसटी में विद्यमान कमियों को दूर करके इसे और भी अच्छी तरह प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, उसके लिए जीएसटी 2.0 लाना। जीएसटी क्षतिपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए जीएसटी काउंसिल की भूमिका को अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। भाई जीएसटी काउंसिल के निर्णयों को या जीएसटी काउंसिल को अधिक प्रासंगिक बनाया जाए ताकि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। इस संदर्भ में नीति आयोग को भी काउंसिल के सहभागी के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अब कोरोना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष के लिए लागू जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को विस्तार देना, कि जो
5 वर्ष के आधार पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। कोविड के आने पर वह व्यवस्था डगमगाई और सुझाव लाया गया कि इस 5 वर्ष की लागू जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को विस्तार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इसकी अवधि को आगे बढ़ाया जाए। अब आते हैं निष्कर्ष पर, कंक्लूजन क्या रहेगा? जीएसटी को देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता को समाप्त करने तथा एक देश एक कर की अवधारणा को सार्थक करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। एक देश एक कर की अवधारणा को सार्थक करने के उद्देश्य से लागू किया गया। यद्यपि जीएसटी के कार्यान्वयन के स्तर में जटिल प्रक्रिया, अपेक्षित कर की प्राप्ति नहीं होगी। केंद्र राज्यों के मध्य कुछ स्तरों पर क्षतिपूर्ति को लेकर तनाव उत्पन्न होना जैसे कुछ दोष विद्यमान अभी भी है, किंतु यह दोष ऐसे नहीं है कि जिनको दूर नहीं किया जा सकता। यह दोष ऐसे है जिनको बैठकर आपसी सहमति से जीएसटी काउंसिल की मदद से या जीएसटी काउंसिल के द्वारा ऐसे मदों पर अपने निर्णय व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे मदों ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब आते हैं जीएसटी संग्रहण या जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक सकल जीएसटी संग्रहण में 24.8% की वृद्धि हुई। जीएसटी से 17% प्राप्तियां होती है। जीएसटी से 70% कर की प्राप्ति होती है। जीडीपी कुल जीडीपी की तुलना में कुल संग्रहण 11.1% है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। अब आता है ई-वे बिल। ई-वे बिल क्या होता है कि देखिए, मैंने गुजरात से मार्बल लाया। गुजरात से मैंने मार्बल लिया और उस मार्बल को राजस्थान में मैंने इंपोर्ट कराया अपने मकान में लगाने के लिए। तो गुजरात का जो व्यापारी है वह जीएसटी के साथ साथ ई-वे बिल भी बनाएगा, जिससे कि बीच में सीमा पर जो चौकियां होती है, सीमा पर जो भी अधिकारी होते हैं, जो आरटीओ के जो अफसर होते हैं, जो इनके देख रेख करते हैं कि सामान लीगल है, इनलीगल है, सामान सूची के अनुसार है या नहीं है, सामान कर लगा हुआ है या नहीं है, उसके लिए उपभोग उत्पादक जीएसटी के लिए ई-वे बिल जारी करता है। यह ई-वे बिल अवधि और किलोमीटर के हिसाब से बनाया जाता है। इस ई-वे बिल को दिखाने पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती आवाजाही में। ठीक है, पहले क्या होता था कि ई-वे बिल ना होने पर कई जगहों पर जो ट्रांसपोर्ट के परिवहन के जो साधन थे उन्हें रोका जाता था, बार बार चेकिंग की जाती थी, बीच में घूसखोरी और भ्रष्टाचारी जैसे मामले सामने, क्योंकि परिवहन के संचालकों, ड्राइवरों को अपर्याप्त ज्ञान और अशिक्षा के होने के कारण उन्हें पता नहीं होता था और वह इस दुष्य इस दुष्प्रणाली से कि भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी के मामलों को बढ़ावा देने में अप्रत्याशित भूमिका निभाते थे, क्योंकि वह अपनी जो है रोजी रोटी के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर परिवहन आवाजाही का कार्य करते थे। इसके लिए उन्हें प्रभावित किया जाता था कि बार बार चेकिंग करना, उन्हें डराना धमकाना, और वह असाक्षर होने के कारण डर उड़ जाते थे, जिसके कारण मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, सामान आने में देरी जैसे सामने है। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद उत्पादक द्वारा ई-वे बिल जारी किया जाता है, जो समय और किलोमीटर के हिसाब से बनाया जाता है। अगर किसी भी सीमा पर परिवहन को रोका जाता है अधिकारी द्वारा, तो वह उस ई-वे बिल को दिखाकर और सामान को चेक कराकर वह इस पूरा सामान ई-वे बिल के अनुरूप है, वह वहाँ से शीघ्र ही निकल सकता है, शीघ्र ही उसे छोड़ दिया जाता है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए अनिवार्य बिल है। जीएसटी बिल का डिजिटल रूप ई-वे बिल है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जीएसटी की पूरी जानकारी होती है। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की परिवहन के माध्यम से आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। ई-वे बिल अनिवार्य
रूप से बनाया जाता है। अब देखिए 200 किलोमीटर की दूरी के लिए एक दिन का ई वे बिल बनाया जाएगा। 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 3 दिन तक उसकी ई वे बिल की वैधता होगी। 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक 5 दिन की वैधता, 500 से 1000 किलोमीटर तक 10 दिन की वैधता और 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए 15 दिन की वैधता होगी। अब आते हैं HSN और SSE कोड। वस्तु विवरण और उत्पाद नामांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1998 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 98% इसी प्रणाली के तहत होता है। हर 5 वर्ष में सूची का नवीनीकरण किया जाता है। अब आता है विश्व सीमा शुल्क संगठन क्या है। इसकी स्थापना हुई 1952 में। मूल नाम है सीमा शुल्क सहयोग परिषद। एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है ये। उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण और वैश्विक व्यापार से संबंधित सुरक्षा को बेहतर बनाना। अब अन्य अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल किया जाता है जीएसटी के अंतर्गत, या अन्य अप्रत्यक्ष कर भी है, जैसे कि है मूल सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी। यह भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत आता है। मूल सीमा शुल्क की दरें 5% से लेकर 40% तक उत्पादन के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। फिर है मोटर वाहन कर, मोटर व्हीकल टैक्स। राज्य सरकार द्वारा 2 पहिया वाहनों पर, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों पर कर लगाया जाता है। कि देखिए आप कभी गाड़ी लेने जाओगे तो आपकी जो गाड़ी की राशि होगी या जो व्हीकल की अमाउंट होगा उस पर भी आपका जीएसटी लगाया जाएगा, या उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। स्टाम्प शुल्क पर भी जीएसटी लागू होता है। स्टाम्प शुल्क दस्तावेजों के माध्यम से राज्य के भीतर किए गए लेन देनों के लिए भुगतान किए जाने वाला एक प्रकार का कर या शुल्क है, जहाँ ऐसे दस्तावेजों पर राज्य स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधान के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। मैंने पूर्व में कहा कि जीएसटी लगाया जाएगा, वो जीएसटी नहीं होगा। वाहनों पर स्टाम्प शुल्क पर, मोटर व्हीकल पर कर लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। जो निर्धारित राशि होती है वह सरकार द्वारा तय की हुई राशि होती है जो इन पर लगाई जाती है। उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क उत्पाद कर योग्य वस्तुओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में निर्मित और घरेलू उपभोग के निमित्त होता है। सीमा शुल्क से कुल कर का 4% व उत्पाद शुल्क कर का 7% कर प्राप्त होता है। सीमा शुल्क से कुल कर 4% है, उत्पाद शुल्क से कुल कर का 7% कर प्राप्त होता है। अब देखिए आपने जीएसटी के अंदर देखा होगा कि जीएसटी के अंतर्गत उसी राज्य को लाभ प्राप्त होता है जिस राज्य के भीतर वस्तु एवं सेवाओं की उपभोग हुआ है। अब जिस राज्य में उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसे तो कुछ ही लाभ प्राप्त नहीं हुआ जीएसटी का, तो यह भी एक समस्या है। इस पर भी विवाद है अभी भी, और इसी विवाद ऐसे विवादों के समाधान के लिए जीएसटी 2.0 लाने के विचार किया जा रहा है। जीएसटी की सारी समस्याओं और विवादों को दूर करके जीएसटी 2.0 लाना, मतलब जीएसटी का सेकंड वर्जन लाना। अब आता है लोफर कर, कि ये एक टैक्स रेखा है जो इसके अधिकतम होने पर ये जीएसटी कलेक्शन को दर्शाती है, और ये टैक्स रेट को दर्शाती है। आर्थर लोफर द्वारा कर दरों और सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर राजस्व की राशि के बीच संबंधों का निरूपण उल्टे यू आकार का होता है ये। इस प्रकार लोफर वक्र की सहायता से इष्टतम कर दर पता लगाई जा सकती है, ताकि सरकार द्वारा एकत्रित कर को अधिकतम किया जा सकता है। तो यही हमारा टॉपिक आज एंड होता है, जीएसटी। हम अगले वाले टॉपिक में इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।